इसके पूर्व के क्लास में मैंने तानपाषाण काल के बारे में बताया था, जहाँ जोरवे संस्कृति और पहाड़ संस्कृति के बारे में मैंने चर्चा किया। अब उसके क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि हम लोग देखते हैं कायथा संस्कृति जिसका काल 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक था। कायथा संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति के कनीय समकालीन माना जाता है। इसके मृदभांडों में, कायथा संस्कृति के मृदभांडों में हम देखते हैं कि इसमें पाक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव पाया गया। कायथा संस्कृति जो कि हड़प्पा संस्कृति के नजदीक था, परंतु इसके जो मृदभांड थे उसमें प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव देखने को मिला। कायथा के ही घर से, कायथा संस्कृति कायथा के ही एक घर से 29 तांबे का कंगन मिला। मतलब कायथा का जो एक घर मिला, उसमें जब खुदाई का क्रम हुआ तो उसमें 29 तांबे का कंगन मिला और दो अद्वितीय ढंग के कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ। तो हम देखते हैं कि कायथा से क्या मिला? 29 तांबे का कंगन और 2 अद्वितीय ढंग के कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ। यहाँ पे कायथा संस्कृति में स्टेटाइट और कार्नियल जैसे कीमती पत्थरों के गोलियों के हार एक पात्र से मिला है। कायथा संस्कृति में क्या मिला? स्टेटाइट और कार्नियल जैसे कीमती पत्थरों के गोलियां एक हार पात्र में, गोलियों के हार जो है एक पात्र में मिला है। इससे यह भी अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर धनी परिवार का प्रभुत्व को देखा गया या देखा जा सकता है, जो कि कीमती पत्थरों में आता था। तो साधारण सी बात है कि जब कीमती कोई भी सामान रहेगा तो साधारण परिवार और निम्न वर्ग के लोग तो नहीं खरीद सकते। तो इससे यही पता चलता है कि उस समय वहां पे धनी परिवार रहा करता होगा। अब हम आते हैं गैरिक मृदभांड संस्कृति। गैरिक मृदभांड संस्कृति जो है वो 2000 से 1500 ईसा पूर्व है। इस संस्कृति को भी हम लोग हड़प्पा के कनीय समसामयिक संस्कृति में मानते हैं। गैरिक मृदभांड संस्कृति जो है वो क्या है? हड़प्पा के कनीय समसामयिक है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं जो हड़प्पा कालीन लोग थे उनसे इनका आदान प्रदान हुआ करता था। अब हम आते हैं सोठी संस्कृति। सोठी संस्कृति जो है, ये संस्कृति राजस्थान के बीकानेर में है। सोठी संस्कृति कहाँ है? ये राजस्थान के बीकानेर में है। घग्गर घाटी क्षेत्र में सोठी संस्कृति फली फूली। कहाँ फली फूली? तो घग्गर घाटी क्षेत्र में सोठी संस्कृति फली फूली।
सोठी संस्कृति के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि ये संस्कृति जो है, सोठी संस्कृति जो है वो हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाणिक संस्कृति में आती है। किसमें आती है? किसमें आती है? तो ये हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाणिक संस्कृति में आती है। हम आगे इसके बारे में, अब ताम्र पाषाणिक के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि मतलब देखेंगे कि वहाँ क्या क्या विधिवत विस्तार, जब एक्सकैवेशन खुदाई हुआ तो क्या क्या हम लोगों को प्राप्त हुआ, और जो चीज प्राप्त हुआ उसके संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकाला गया ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में, उसके बारे में हम लोग एक अब विस्तृत जानकारी लेंगे। तो हम लोग इस क्रम में देखते हैं कि जब महाराष्ट्र में, हम लोग जैसा जानते हैं कि ताम्र पाषाण काल की सबसे ज्यादा अगर खुदाई हुई है तो वो महाराष्ट्र क्षेत्र में हुई है। तो महाराष्ट्र क्षेत्र में जब खुदाई का क्रम हुआ तो महाराष्ट्र में लोग मृतकों को फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में, किस दिशा में दफनाते थे? तो उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। और दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं हम, अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर लोग पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाते थे। महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण और दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम में दफनाते थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में बच्चों के सावधान, पश्चिमी अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं अगर हम पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ जो बच्चों के सावधान मिले हैं, उससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि ताम्र पाषाण में खाद्य संग्राहक वर्ग के लोग तो थे ही, परंतु यहाँ पर चिकित्सा का अज्ञानता, मतलब चिकित्सा के बारे में जानकारी नहीं थी, पोषाहार की कमी अर्थात बच्चों को सही ढंग से आहार नहीं मिल पाता था, और कहीं न कहीं महामारी पश्चिम महाराष्ट्र में आई, जिसमें बच्चों का बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चों का सावधान देखने को मिलता है, जिससे यह निष्कर्ष होता है कि जो महाराष्ट्र में थे ताम्र पाषाण काल के लोग थे, उनको चिकित्सा का अज्ञानता, पोषाहार की कमी और कहीं न कहीं महामारी से बच्चों की मृत्यु बहुत ज्यादा संख्या में हुई है। हम लोग देखते हैं कि ताम्र पाषाण के जो लोग थे वो लिखने की कला से अभिन्न थे, मतलब उन्हें लिखने की कला के बारे में जानकारी नहीं थी। पश्चिम भारत की अगर बात करते हैं, अगर हम पश्चिम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संपूर्ण सावधान एक्सटेंडेड ब्यूरियल यहाँ पर होता था, मतलब जो शव को दफनाया जाता था वो पूर्ण रूप से दफनाया जाता था। लेकिन अगर यही हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, अगर हम यही पूर्वी भारत की बात करते हैं तो पूर्वी भारत में आंशिक सावधान, यहाँ पर क्या था? संपूर्ण सावधान था। क्या था यहाँ पे? एक्सटेंडेड ब्यूरियल, मतलब संपूर्ण सावधान था। तो यहाँ पर क्या था? फंक्शनल ब्यूरियल।
अर्थात आंशिक समाधान था। यहाँ पे आंशिक रूप से शव को दफनाया जाता था। जैसे कि हम जानते हैं कि संपूर्ण समाधान में जब व्यक्ति कोई मृत्यु को प्राप्त करता था तो उसे पूर्ण रूपेण दफनाया जाता था, लेकिन आंशिक समाधान में क्या होता था कि उनके शरीर को प्रकृति के लिए छोड़ दिया जाता था। अर्थात जो गिद्ध होते थे उनके लिए उनके शव को दे दिया जाता था कि कुछ वो ग्रहण कर लेते थे, फिर उसके बाद उनकी बची हुई अस्थियों को दफनाया जाता था, जिसे हम लोग आंशिक समाधान के रूप में देखते हैं। आगे हम आते हैं तो देखते हैं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार के लोग जो थे वो टोटी वाले जल पात्र मतलब एक डायग्राम से हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने के लिए कि टोटी वाला एक टोटी वाले जल पात्र का उपयोग करते थे। आजकल हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जब अगर मेला लगता है तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा एक मट्टी का बर्तन बना के उसमें बच्चों को खेलने के लिए आज भी ये प्रचलित है। मतलब जो चीज हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल किया उस चीज का आज भी कहीं ना कहीं हम लोग एक रूप में उसको इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, वो खिलौने के रूप में हो या वास्तविक रूप में हो। ऐसा जो जल पात्र है जिसको अगर मग भी बोले तो चलेगा, जो ऐसा मग है वो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग बहुत से लोगों को इस्तेमाल करते हुए पाते हैं। जो आजकल बच्चों के लिए देखते हैं मिट्टी का खिलौने के रूप में और प्लास्टिक का बना हुआ बहुतायत मात्रा में प्रचलित है। गोलीदार कटोरी बनाते थे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में क्या था, गोलीदार कटोरा, मतलब एक कटोरा बना होता था, उसमें एक गोली को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख, गोली बना हुआ उसमें रहता था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो मृदभांड मिले हैं वो चित्रित मृदभांड मिले हैं। कैसा मृदभांड था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान क्षेत्र में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में और महाराष्ट्र क्षेत्र में कैसा मृदभांड मिला है? तो चित्रित मृदभांड मिला है। जबकि पूर्वी भारत में, जो पूर्वी भारत क्षेत्र है, पूर्वी भारत क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारा जो बिहार है और हमारा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है फैला हुआ था ताम्रप्रशांत। तो इस क्षेत्र में हम क्या पाते हैं कि जो ऐसे मृदभांड थे, चित्रित मृदभांड थे, कम थे। इससे यही पता चलता है कि ताम्रप्रशांत काल में भी संस्कृतियों में विषमता थी, मतलब एक रूपता, संस्कृति में एक रूपता नहीं पाते हैं। इसमें हम विषमता देखते हैं कि कहीं पे चित्रित मृदभांड है तो कहीं पे ऐसा मृदभांड की संख्या कम है। तो पूर्वी भारत में चित्रित मृदभांड कम थे, लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चित्रित मृदभांड पाए जाते थे। दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र के लोग मवेशी पालते थे एवं खेती करते थे। क्या करते थे? दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र के लोग मवेशी पालते थे एवं खेती करते थे। तो खेती में भी हम इनका देखते हैं कि कुल्हाड़ी जो उपकरण होता है उसका प्रयोग ये नहीं करते थे। एक डंडा रहता था, डंडे के माध्यम से ये जमीन को खोदा करते थे। मवेशी में हम देखते हैं कि ये गाय, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे, भैंस पालते थे। मवेशी पालने का भी इनका एक उद्देश्य हुआ करता था कि ये मवेशियों का दूध इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि
उनका पालने का एक मकसद होता था कि वो उस जानवर का वो मांसाहार का इस्तेमाल करते थे। मतलब गाय भेड़ बकरी सूअर और भैंस पालते थे, लेकिन इसका मांस का इस्तेमाल करते थे, दूध का इस्तेमाल नहीं करते थे। ऐसी इनकी विचारधारा थी कि इस्तेमाल नहीं करते थे। इनकी ऐसी एक विचारधारा थी कि जो उनका दूध है वो जानवरों के बच्चों के लिए है। शिकार में ये हिरण का शिकार किया करते थे, हिरण का शिकार किया करते थे। घोड़ा से परिचित नहीं थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये ताम्रपाषाण काल के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे, लेकिन कुछ अवशेष ऐसा मिला है जिसे वे गधा का मानते हैं। ऊंट के भी अवशेष ताम्रपाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। कब्र में मिट्टी की हाड़ियां तांबे की बहुतायत मिली है। जो कब्र हुआ करता था उसमें ये लोग मृतकों के साथ मिट्टी की हाड़ियां और तांबे की बहुतायत वस्तुएं मिलती है, जिससे यह पता चलता है कि जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते थे उन्हें परलोक में इस्तेमाल करने के लिए उस वस्तुओं को डाला जाता था। जब हम देखते हैं कि जब इनकी शवदाह होता था तो वे पूरे संस्कार धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार वे शवदाह करते थे। तो धार्मिक अनुष्ठान के साथ करने के साथ ही वे लोग इस चीज को कब्र में रखते थे ताकि वे लोग परलोक में इसका इस्तेमाल कर सके। ताम्रपाषाण युग के कृषक जो थे, ताम्रपाषाणी काल के जो कृषक जो थे वो सिंधु के बाढ़ वाले इलाके की ओर गए। मतलब अगर हम इधर की देखते हैं तो हमें पाते हैं कि ये लोग सिंधु के क्षेत्र में सिंधु के जो बाढ़ वाले क्षेत्र थे उसमें ये लोग गए। वहां से इन्होंने कांसे का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने क्या किया? कांसे का ज्ञान प्राप्त किया एवं नगर की स्थापना में भी सफल हुए। हम जैसा देखते हैं कि नगर का जब पिछले क्लास में आप देखिएगा वीडियो तो उसमें देखिएगा कि जो दैमाबाद एवं इनाम नगर जो था वो नगरीकरण की ओर उन्मुख हुआ। दैमाबाद महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला में पड़ता है और इनाम गांव महाराष्ट्र का पुणे जिले में पड़ता है। ये दोनों जो गांव थे वो नगरीकरण की ओर बढ़े। तो इससे ही हम लोग देखते हैं कि जो कृषक समुदाय थे यानी खेती जो करते थे वो सिंधु के बाढ़ वाले क्षेत्र की ओर बढ़े, जहां उन्होंने कांसे का ज्ञान वहां के लोगों से कांसे का ज्ञान, कांसा तांबा प्लस टीन के मिश्रण से कांसा का निर्माण होता है और इन्होंने नगर की स्थापना में सफल हुए। हम देखते हैं कि ताम्रपाषाण युग का जो अध्याय है, चैप्टर है, वो समाप्त हो गया और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मैंने अपना भरपूर जो भी मैंने पढ़ा था वो आप लोगों के समक्ष रखा और आशा करता हूँ आप भी इससे लाभान्वित होंगे। और आप लोग का जो परीक्षा अभी यूपीएससी के जो विद्यार्थी हैं या स्टेट पीसीएस
के जो भी विद्यार्थी हैं मेरे क्लास को जरूर देखिए। आपके लिए द बेस्ट दे रहा हूँ। और द बेस्ट के साथ ही मैं ये कहूँगा कि आप लोग निरंतर किताबों का अध्ययन कीजिए। किताबों के अध्ययन करने के बाद मेरे क्लास में को देखिए तो आप लोगों को ज़्यादा बूस्टअप होगा। और जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो जो पॉइंट बताया जाता है उसको वीडियो को पॉज करके उस पॉइंट को नोट कीजिए, नोट बनाइए, जो आप लोग को बहुत ही फायदेमंद होगा। और मेरे इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सेशन आप ही लोगों के लिए है। थैंक यू।